स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। करौली हिंसा पर गवर्नर से बीजेपी मुलाकात करेगी। बीजेपी नेता कल राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। कलराज मिश्र से करौली दंगे को लेकर ज्ञापन सौंपा जाएगा। 13 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल कल राज्यपाल से मुलाकात करने वाला है। इसमें सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़, किरोड़ी लाल मीणा शामिल रहेंगे, जो राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। और इसके साथ ही कई बीजेपी सांसद और नेता भी मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, करौली हिंसा पर बीजेपी के कई नेता और सांसद राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी बाबूलाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, बीजेपी के कई नेता और सांसद कल मुलाकात करेंगे कलराज मिश्र से। कितना अहम माना जाए इस मुलाकात को और क्या कुछ चर्चाएं होंगी इस दौरान? जी देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण मुलाकात होने जा रही है कल बीजेपी नेताओं की। 13 मेंबर्स का जो डेलीगेशन है वो दोपहर 1 बजे गवर्नर से मुलाकात करेगा और करौली में जो हिंसा हुई उसको लेकर के अपनी बात कहेगा। जो डेलीगेशन है उसके जो सदस्य हैं उनमें 5 सांसद हैं, इसके अलावा विधायक हैं और खुद प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया और राजेंद्र राठौड़ भी इसमें शामिल रहेंगे। उनकी मांग होगी कि करौली की हिंसा के जो प्रभावित लोग हैं उनको सरकार मुआवजा दे, उनके पुनर्वास का इंतजाम किया जाए। निर्दोष लोगों को फंसाया जा रहा है, उनकी गिरफ्तारी ना हो और जो दोषी है उनको सजा दी जाए और वहां पर अमन चैन की बहाली की जाए, ताकि करौली का जो माहौल है उसमें वापस वही दौर लौट सके, क्योंकि इस वक्त बहुत ही तनाव का माहौल है, लगातार कर्फ्यू चल रहा है। तो बीजेपी के नेता गुजारिश करेंगे गवर्नर से कि अमन और अमान की बहाली वहां पर होनी चाहिए और सरकार जो है वो तुष्टीकरण कर रही है, निर्दोष लोगों को फंसा रही है। जिस तरह से इस मुद्दे को लेकर बीजेपी राजनीति कर रही है, करौली से लेकर के जयपुर और दिल्ली तक पार्टी के नेता सक्रिय इस मामले को लेकर। उनको लगता है कि कांग्रेस को तुष्टीकरण के नाम पे इतना घेरा जाए कि उसका फायदा उन्हें चुनाव में हो सके। तो बीजेपी इन तमाम मसलों को लेकर के कल गवर्नर से मुलाकात करेगी, एक मेमोरेंडम उनको सबमिट करेंगे और मांग की जाएगी सरकार पर गवर्नर जो है दबाव बनाए इस तरह का कि वहां पर जो बहुसंख्यक लोग हैं उनको इन दंगों की पीड़ा झेलनी पड़ी है, वो बहुत ज्यादा परेशान हुए और अल्पसंख्यकों को सरकार जो है बचाने की कोशिश कर रही है। जो गुनहगार है उनको सरकार बचाने की कोशिश कर रही है। तो एक तरह से बीजेपी ध्रुवीकरण और बनाम तुष्टीकरण का जो नारा चलता है दोनों के दरमियान बीजेपी और कांग्रेस में, तो उसी के मद्देनजर ये मुलाकात है, बहुत ही अहम मुलाकात है। और बीजेपी के जो बड़े लीडर जाकर के गवर्नर से मुलाकात करेंगे कि आप राज्य सरकार को निर्देश दें कि करौली में जो हिंसा हुई उसके प्रभावितों की सरकार ठीक तरीके से सुध ले, ताकि वहां पर अमन चैन की बहाली फिर से हो सके। जी बाबूलाल, बिल्कुल बेहद अहम ये मुलाकात है और मांग तमाम किए जा रहे हैं राज्यपाल से। क्या ये मान लिया जाए बाबूलाल कि जो करौली हिंसा से पीड़ित हुए थे उन्हें जल्द ही न्याय मिलेगा और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी? जी बिल्कुल, सरकार की ओर से निष्पक्ष जांच के दावे किए जा रहे हैं। बीजेपी आरोप लगा रही है कि इसमें निर्दोष लोगों को फंसाया जा रहा है। दोनों ही पार्टियों की ओर से अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। घायल है उनका इलाज भी हो रहा है, लेकिन जांच पूरी होने के बाद ही पता चलेगा कि कौन गुनहगार थे। सारे सबूत जुटाए जा रहे हैं। तो सरकार की ओर से कोई कमी फिलहाल दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन बीजेपी क्योंकि हिंदू राष्ट्रवाद के नाम पर राजनीति करते हमेशा, उग्र हिंदुत्व उनका एजेंडा रहा है, तो वो कोशिश यही करेंगे कि पोलराइजेशन हो। अगले साल चुनाव होना उससे पहले वो ध्रुवीकरण की कोशिश करेंगे और ऐसी जब भी कोई घटनाएं होती है तो बीजेपी बहुत सक्रिय हो जाती है, उनके नेता वहां डेरा डाल देते हैं और फिर उसका सियासी फायदा उठाने की वो कोशिश करते हैं। तो इस दिशा में एक जिम्मेदार विपक्ष होने का एहसास भी बीजेपी वहां कराना चाहती है वहां की जनता को और सरकार को कसूरवार ठहरा करके वो अपना सियासी फायदा इस घटना के में देख रही है फिलहाल। तो जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका बाबूलाल तमाम जानकारियों के लिए। और अब बात करेंगे सीएम अशोक गहलोत की, जिन्होंने करौली हिंसा को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला।
सीएम आज बीकानेर के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कई मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्हीं करौली हिंसा को लेकर उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री को बयान देना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून का ही राज है, हिंसा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और उन्होंने केंद्र सरकार को लेकर और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। यूपी गवर्नमेंट ने फैसले कोई कम नहीं किए। राइट टू एजुकेशन क्रांतिकारी फैसला, राइट टू फूड सिक्योरिटी 2 रुपये किलो गेहूँ और 3 रुपये किलो चावल, हम 1 रुपये किलो दे रहे हैं, वो अलग है। RTI जो एक पूरे वर्ल्ड के अंदर एक नाम हो गया, अब हो सकता है उसका मिसयूज भी हो रहा है, कुछ अपन जानते हैं, पर असली मकसद तो अच्छा था ना। उसी रूप में हमारी प्रायोरिटी अभी है कि हम इनकी तरह मैंने अभी एक ट्वीट किया था, मैंने कहा कि महंगाई कितनी बढ़ो भले, बीजेपी को ये भ्रम हो गया है कि महंगाई बढ़ने की परवाह मत करो, हम ध्रुवीकरण करके चुनाव जीत जाएंगे, ये उनको भ्रम है। और युवा पीढ़ी को मैं कहना चाहूँगा कि उनको ज़्यादा समझने की आवश्यकता है, क्योंकि आगे आने वाला कल उनका है भविष्य देश के अंदर। चिंता लगी हुई हम लोगों को कि भाई अगर लोकतंत्र नहीं रहेगा, संविधान नहीं रहेगा, संविधान की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं लोग, जितने लेखक हैं, साहित्यकार, पत्रकार देश के अंदर, उनके अगर आर्टिकल पढ़ो तो मैं समझता हूँ कि पूरी पिक्चर सामने आ सकती है। कई लोग थक गए लिखते लिखते थक गए तो परवाह नहीं कर रहे हैं। अब करौली में आग लगाने का काम शुरू कर दिया इन्होंने। इनको इंस्ट्रक्शन है दिल्ली से कि राजस्थान में जो बजट पेश हुआ है, जो 4 साल फैसले हुए हैं, पिछला बजट भी अच्छा था हमारा, तो इनको मालूम पड़ गया कि अब हमारे कोई दाल गलने वाले नहीं राजस्थान के अंदर, तो अब आप ध्रुवीकरण करो। हिंसा के उत्तर लोग उतर रहे हैं, जब आप उनको मैसेज नहीं दोगे। मैं बार बार मांग करता हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चाहिए, अमित शाह जी को चाहिए, गृह मंत्री, वो देशवासियों को संबोधित करें और उनको कहे कि किसी भी कीमत पर हम हिंसा बर्दाश्त नहीं करेंगे। हिंसा करने वाले एंटी सोशल एलिमेंट है, हमारा कोई उनसे संबंध नहीं है। 2 बातें तो कहे वो, उसमें क्या दिक्कत है? ये तो यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल फैक्ट है कि भाई हिंसा नहीं होनी चाहिए। वहीं सीएम अशोक गहलोत की जन सुनवाई में ईआरसीपी का मुद्दा भी उठा। सीएम गहलोत ने ईआरसीपी के मुद्दे को लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि शेखावत पीएम के एक नेशनल प्रोजेक्ट घोषित नहीं करवा पाए, जो एक परियोजना स्वीकार ना करवा पाए, वो किस बात का मंत्री है। आपको बता दें कि इससे पहले भी शनिवार को सीएम गहलोत शेखावत पर बरसे थे। उन्होंने कहा था, पता नहीं प्रधानमंत्री ने क्या देखकर सिलेक्शन किया है। जैसे ईआरसीपी है, ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट, उनका बनाया हुआ वसुंधरा जी का है। प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, मेरी लोकप्रिय मुख्यमंत्री बीजेपी के एमएलए ने मुझे कहा है ईआरसीपी के बारे में, मैं सकारात्मक सोच रखूँगा इसके बारे में, एग्जाम में पूरी करवा रहा हूँ। पूरी मैंने मेरे सोशल मीडिया में डाला, आपने छापा भी होगा। तो जो प्रधानमंत्री 2 बार बोल चुका है, राष्ट्रीय परियोजना कोई बहुत बड़ी बात है। 16 योजनाएं चल रही देश के अंदर, 17वीं चल जाएगी। राजस्थान के रेगिस्तान के इलाके हैं, पानी नीचे है नहीं, खारा पानी है। आप बताइए, 13 जिले इंपॉर्टेंट हैं ईस्टर्न राजस्थान के। इधर इंदिरा गांधी कैनाल आ गई हमारे लिए, तो उधर तो वही योजना है। सिर्फ 40,000 करोड़ का मामला था, उसको आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे। और हमारे केंद्रीय मंत्री जो जोधपुर के हैं, उनको पूछो तुम कहाँ के केंद्रीय मंत्री हो? केंद्रीय मंत्री, जल संसाधन मंत्री। उसके बाद में ये दुर्गति है राजस्थान की। इंदिरा गांधी कैनाल की लिफ्ट योजना जो है जोधपुर जा रही है, पाली बाड़मेर जा रही है, वहाँ भी 1500 करोड़ रुपये स्टेट गवर्नमेंट खर्च कर रही है। उनको खुद का क्षेत्र हुआ है, उनको आगे आगे मदद करनी चाहिए थी। कोई जमाना 90-10 था रेशियो, 90% देती थी बाढ़ से का, अब आधा कर दिया है। बताइए आप। तो आप बताओ, जो ईस्टर्न कैनाल वाला प्रोजेक्ट है, और आप बड़ी बहादुरी हाँक रहे थे कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। वो तो हमने तो नहीं कहा था, उन्होंने खुद नहीं कहा था। और जब पूरा दोनों वीडियो सामने आ गया है, तो फैसला उनको करना, हमें तो करना नहीं है। तो ये स्थिति जब बनती है एक मंत्री की, अगर मान लो प्रधानमंत्री नहीं भी कहते, तो
क्या प्रदेशवासी ये एक्सपेक्ट नहीं करते केंद्र से? 25 MP हमने दिया वो जिता करके, हमारा केंद्रीय मंत्री बन गया जल संसाधन मंत्री, तो कम से कम एक परियोजना को तो राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाए। इतनी भी उसकी औकात नहीं है, तो काय का मंत्री वहाँ पे फिर है जो प्राइम मिनिस्टर को कन्विंस नहीं कर सके? प्राइम मिनिस्टर का बोला हुआ शब्द है, अलग कर दो उसको, तब भी उसकी इतनी हैसियत होनी चाहिए कि भाई मेरा एक खुद का रास्ता का मामला, प्रधानमंत्री जी इसको तो हमें करना पड़ेगा, ये तो बात है। और अब खबर नागौर से है। आज सीएम अशोक गहलोत नागौर पहुंचे। सीएम बालाजी सेवाधाम स्थित मंदिर में मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा और स्वर्ण कलश स्थापना समारोह में शामिल हुए। यहां सीएम गहलोत ने आम सभा को संबोधित किया। श्री बालाजी को उप तहसील बनाने की भी घोषणा की। वहीं सीएम ने सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शिरकत की और 141 नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। सामूहिक विवाह समारोह में योगदान करने वाले भामाशाहों का सीएम ने आभार जताया। वहीं सीएम ने अपने संबोधन में ज्योतिबा फूले को लेकर कहा कि आज महाराष्ट्र में घर घर पूजे जाते हैं, हमें समाज के महापुरुषों से प्रेरणा लेनी चाहिए। जिस प्रकार से हमने जाके आए वहाँ पर जो विवाह समारोह लगभग 140 से भी ज़्यादा जोड़े एक साथ बैठे हैं विवाह समारोह के अंदर, 141 जोड़े हम सबके पास गए हैं वहाँ पूरे आपके क्षेत्र में, और सबको अभिवादन किया, सबको बधाई दी। मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी, इसलिए तो समाज को बहुत बहुत बधाई कि आपने तीसरी बार ये इतना बड़ा आयोजन किया है, बहुत शानदार आयोजन किया है, बहुत सफल आयोजन किया है, और ये महान परंपरा चली आ रही है कई समाजों के अंदर, कई समाज में, कई सामूहिक समाज, कई समाज मिलके भी करते प्रोग्राम। इतना बड़ा प्रोग्राम होना, आयोजन होना, आयोजनकर्ताओं को भी जो वॉलंटियर्स लगे हुए हैं, कार्यकर्ता, उनको भी बधाई देना चाहता हूँ। उनकी मेहनत का परिणाम है कि इतना बड़ा आयोजन करने में आप लोग कामयाब हुए हो। और रामनवमी की शोभा यात्रा निकाली गई है। जयपुर से इस वक्त तस्वीरें सामने आ रही है। चलिए आपको तस्वीरें दिखाते हैं किस तरीके से यहाँ पर शोभा यात्रा निकाली गई है रामनवमी के अवसर पर, जिसका जगह जगह पर जोरदार स्वागत भी किया जा रहा है। चार दीवारी में सूरज पोल से चांद पोल तक शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है। राजधानी में गंगा जमुनी तहजीब भी देखने को मिल रही है। मुस्लिम समाज शोभा यात्रा पर पुष्प वर्षा कर रहा है, तो शोभा यात्रा की स्वागत की जा रही है। और इस वक्त हमारे साथ सहयोगी अरबाज जुड़ चुके हैं सीधा जयपुर से। अरबाज, कितना भव्य है ये शोभा यात्रा और किस तरीके से इसका स्वागत किया जा रहा है? देखिए, बहुत ही भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है, सूरज पोल से निकाली जा रही है। मैं दिखाना चाहूंगा कि पूरा जो रामगंज बाजार है, आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हाथी यहाँ पर जो है सबसे आगे गए, और हाथियों के बाद में यहाँ से ऊंटों की सवारी निकली, और ऊंटों के साथ में जो जयपुर के करीब 10-15 अलग अलग बैंड आगे साथ में चल रहे हैं, जो अलग अलग झांकी है यहाँ पर निकाली गई है। बाकायदा अलग अलग समाज, अलग अलग मंडल, अलग अलग समुदाय मिलकर के स्वागत कर रहे हैं। यहाँ पर जो शोभा यात्रा और रैली निकाली जा रही है, उसके आप नजारे मैं आपको दिखा दूं कि आप देखेंगे कि कैसे जो एक खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा है। राजधानी जयपुर की चार दीवारी में लंबी कतार आप देख सकते हैं कि जो रामनवमी पर हर साल यहाँ की ऐतिहासिक शोभा यात्रा निकाली जाती है। इस ऐतिहासिक शोभा यात्रा में अलग अलग मंदिरों से जुड़े जो लोग हैं, यहाँ पे जिम्मेदार हैं, पुजारी हैं, वो आए हैं। बाकायदा क्या तैयारी है सर, किस तरह से क्या आज झांकी लेके निकली? बहुत बढ़िया व्यवस्था है सरकार की, बहुत बढ़िया सब तरह से। कहाँ से आए, कौन से मंदिर से हैं? सर जीण माता मंदिर। जयपुर के जितने भी बड़े मंदिर हैं, बड़े पुजारी हैं, उनकी तरफ से बाकायदा यहाँ पर झांकी निकली हुई है। आप देख सकते हैं कि सभी लोगों का स्वागत यहाँ पर जो है ठंडा शरबत दे करके है, फूल बरसा करके है, वो किया जा रहा है। और झांकियों में अलग अलग तरह की चीज़ें यहाँ पर रखी गई हैं, अलग अलग तरह के दृश्य यहाँ पर दर्शाए गए हैं। ये नज़ारे आप देखेंगे कि जो बचपन का जो नज़ारा था वो यहाँ पर दिखाया गया है, और राजा दशरथ और उसमें जो दिखाया गया है किस तरह से पालने में भगवान राम के यहाँ पर दिखाया गया। हनुमान की आप झांकी देख सकते हैं कि जो आगे चल रहे हैं, और सीता, राम और लक्ष्मण यहाँ पर साथ में मौजूद हैं।
और अलग अलग जो लोग हैं यहाँ बाकायदा पहुँच रहे हैं। और जो पुलिस ने पूरी तरह से एक तरह से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बहुत पुख्ता यहाँ पर इंतजाम किया है, किसी भी तरह की अनैतिक व्यवस्था ना हो, कोई तरह का कोई उपद्रव यहाँ ना हो, कोई परेशानी ना हो। इसके लिए आप देखिए कि जो दूरबीन से बाकायदा चप्पे चप्पे पर एक एक पुलिस वाला यहाँ पर लगाया गया है और कोशिश ये है कि पूरा कंट्रोल करके रखा जाए माहौल को। और रामगंज बाजार आप जैसा कि जानते हैं बहुत ही सेंसिटिव माना जाता है। इस तरह के हालात के अंदर सारे जो चीज़ें हैं वो आप देख सकते हैं। पुलिस को ऊपर जो है जो बारामदे हैं, परकोटे हैं, उसमें भी रखा गया है। पुलिस की जो मुस्तैदी है और यहाँ पर जो नफरी है वो काफ़ी बढ़ा करके रखी गई है। हर बड़े मंदिर के, हर बड़े ठिकाने के यहाँ पर जो है जिम्मेदार जो पुजारी हैं वो बाकायदा इस झांकी में शामिल हुए हैं, इस शोभा यात्रा में जो सूरज पोल से और बिल्कुल अरबाज हम झांकी देख भी पा रहे हैं, दर्शकों को भी दिखा रहे हैं कितनी भव्य ये झांकी है। अद्भुत नजारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है, बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद हैं। अरबाज किस किस रास्ते से होते हुए ये झांकी गुजरेगी? देखिए ये झांकी अभी सूरज पोल से निकल करके सूरज पोल बाजार होते हुए अभी फिलहाल जो रामगंज बाजार है वहां से निकल रही है। रामगंज बाजार से आगे बढ़ते हुए सीधे ये गणगौरी बाजार की तरफ नहीं जाकर के त्रिपोलिया बाजार होते हुए ये आगे बढ़ेगी और सीधे चांदपुर बाजार पहुंचेगी, क्योंकि करीब करीब 4 से 5 किलोमीटर का ये रूट है। और इस पूरे रूट में जो सबसे अच्छी तस्वीर है हम आज की जो दिखाना चाह रहे हैं वो आप देखेंगे तो वाकई खुश होंगे, क्योंकि देखिए करौली वाली घटना के बाद में एक बड़ा सवाल उठा था। राजधानी जयपुर के अंदर उस माहौल का एक तरह से जवाब देने की कोशिश की गई है और जो सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पर बताने की कोशिश की जा रही हैं। और आप देखिए कि जो मुस्लिम समाज के जो लोग हैं बाकायदा फूलों को हाथ में लेकर के और फ्रूट को यहाँ पर बांट करके एक अच्छा संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हिंदू भाई हैं, जो राम अरबाज जरा बात करने की कोशिश करिए लोगों से। अरबाज आपके आसपास लोग भी मौजूद हैं, जरा कोशिश करिए उनसे बातचीत करने की, कितना उत्साह है लोगों में। स्वागत कर रहे हैं, कैसे क्या आप मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं? हम आपसी सौहार्द का मैसेज देना चाह रहे हैं। वर्ग राजस्थान चैप्टर की तरफ से ये इंतजाम किया गया है कि हम लोगों का अभी शोभा यात्रा का स्वागत करें और खुद रोजे में रहकर राम भक्तों की प्यास बुझाएं, क्योंकि हम आपने रोजा रखा है? हमारा रोजा है, हमारी महिला टीम, इनका सबका रोजा है इस बात की। जी आप बताइए क्या मैसेज आप देंगे? यही मैसेज देना चाहते हैं कि सर हम इस धरती पर एक ही मनुष्य, हम एक ही ईश्वर की उपासना करने के लिए यहाँ पर आए। हमारा मकसद यही है कि आपसी सौहार्द को बढ़ाया जाए। हम सबका ईश्वर एक है, आपसी भाईचारा हमारे अंदर रहे। हम लोग कोई जुदा जुदा नहीं है, हम सब एक ही मानव प्रजाति के लोग हैं। आज आपने फ्रूट और ये दोनों रखे हैं यहाँ पर, पुष्प वर्षा भी की, फूल वर्षा की है, हमने रोजा रखा है, लेकिन राम भक्तों का हम स्वागत कर रहे हैं। हम उनको रामनवमी की बधाई देते हैं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। बहुत बहुत अच्छी बात है। आप देखिए कि ये नज़ारा है यहाँ पर भव्य जो है शोभा यात्रा निकल रही है, बाकायदा काफ़ी लंबी है और 2 किलोमीटर का जो एक तरह से पूरा आकार है इस शोभा यात्रा का। जब शुरू हुई थी तब से लेकर के अभी काफ़ी पीछे जा रही है। एक तरफ यहाँ पर युवा जो हैं जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, दूसरी तरफ उनका स्वागत जो है जी। और बिल्कुल अरबाज देखिए कितना सुखद नजारा ये, जिस तरीके से करौली में हिंसा हुआ उसके बाद इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, देखकर बेहद मन खुश हो रहा है इस वक्त। अरबाज जरा झांकी के बारे में और भी समझाइए, क्या क्या झांकी में प्रस्तुत किए जा रहे हैं? देखिए झांकी का मैं दिखाना चाहूँगा नज़ारा कि जयपुर के जितने बड़े मंदिर हैं, जितने जो यहाँ के खानसामे हैं, लवाजमे वाले हैं, वो चाहे जयपुर के हाथी वाले हैं, ऊँट वाले हैं, घोड़े वाले हैं, उन्होंने अपनी बग्गियाँ लगाई हैं, ऊँटों की झांकियाँ लगाई है। और साथ में आप देखिए कि जो सर्व समाज के जो ये स्टॉल्स लगी हुई हैं, चाहे मुस्लिम समाज की तरफ से यहाँ लगाई गई हो, चाहे यहाँ पर ब्राह्मण समाज की तरफ से लगाई गई हो, यादव समाज की तरफ से लगाई गई हो, सभी लोग फूलों से स्वागत कर रहे हैं। यहाँ पर जो है फ्रूट यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करके स्वागत कर रहे हैं। यहाँ पर जो कोशिश ये है कि एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश की जाए कि जो सभी का धर्म का अपना अपना त्योहार है उसको सामूहिक रूप से मिलजुल करके मनाएंगे, एक दूसरे को बधाई देंगे, गले लगाएंगे, तो इससे एक अच्छा संदेश जाएगा। और ये जो आप देखिए कि पहला जो छोर है वो यहाँ से झांकी का निकला है और अभी सीधा चांदपोल की तरफ ये छोर पहुंच रहा है, जिसमें आप देखेंगे कि हाथी, ऊंट, घोड़ों की बग्गियां और सभी जो बड़े मंदिर हैं उनकी एक तरह से यहाँ पर झांकियां शामिल की गई हैं, जो कि उन्होंने अलग अलग जो दृश्य है उसमें दर्शाने की कोशिश की थी, जो भगवान राम के जीवन से जुड़े हुए थे, चाहे वो उनके माता पिता के साथ
जो है राजा दशरथ के साथ हो, माँ कैकेयी के साथ हो, चाहे सीता बिल्कुल जो मैया अरबाज, जी ने कहा लगातार जाता हम उनके तस्वीरें साथ भी हो, अपने भाई दर्शकों लक्ष्मण को के दिखा रहे साथ हैं हो, किस तरीके से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई है यहाँ पर। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। एक तरफ जहां करौली हिंसा के बाद कई जिलों में प्रशासन ने शांति बनाए रखने के लिए धारा 144 लगा रखी है, वहीं रामनवमी पर भरतपुर से एक सुखद तस्वीर सामने आई है। दरअसल रामनवमी के शुभ अवसर पर विश्व हिंदू परिषद ने शोभा यात्रा निकाली, जिसका मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भव्य स्वागत किया। विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों को माला और साफा पहनाकर स्वागत किया गया। वहीं झांकियों पर पुष्प वर्षा भी की गई। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कहा, हम सभी को मिलजुल कर त्योहार मनाना चाहिए। और अब बात करौली में लगातार लगे कर्फ्यू की। आज भी कर्फ्यू में 4 घंटे की ढील दी गई है। आज सुबह 9 बजे से कर्फ्यू में ढील दी गई है, जो 1 बजे तक जारी रही। इस दौरान बाजार खुले और लोगों ने जरूरी सामान की खरीदारी की। 9 बजते ही बाजारों में खासी चहल पहल नजर आई। कर्फ्यू में ढील के दौरान वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक जारी है। चौपहिया या दोपहिया सभी प्रकार के वाहनों पर रोक है। जो लोग दोपहिया वाहन लेकर आए उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई। वहीं कर्फ्यू में ढील के दौरान पुलिस प्रशासन मुस्तैद नजर आया। माहौल की वजह से कर रहे हैं। माहौल की वजह से कर रहे हैं। तो काफ़ी टाइम से क्या है, पूरा महीना हमारा एक तरह से सीजन का होता है, जिसमें हमको काफ़ी नुकसान हुआ है बंद रहने से। चाहने को तो यही चाहते हैं कि आपके समय के हिसाब से वातावरण में शांति बनी रहे और क्या है, मौसम थोड़ा सामान्य रहे तो दुकानदार भी निर्भय होकर अपनी दुकानदारी कर सके। और अब बात पशु चिकित्सा कर्मियों के आमरण अनशन की, जो 28वें दिन भी जारी है। पशुपालन विभाग के कर्मचारियों ने पशु चिकित्सा निदेशालय के सामने अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया। आमरण अनशन आंदोलन के संघ के पदाधिकारी सुरेश शर्मा पिछले 11 दिन से अनशन पर बैठे हैं। अनशनकारियों का समर्थन करने के लिए सभी जिलों के कर्मचारी जयपुर में जमा हो रहे हैं। दरअसल पदनाम परिवर्तन करने, पदोन्नति के पद बढ़ाने, प्रशिक्षण की अवधि 3 साल से 6 महीने का करने, इंटर्नशिप शामिल करने, डिप्लोमा का नाम परिवर्तन करने, वेटरनरी नर्सिंग काउंसिल गठित करने और पशु चिकित्सा सहायक को हार्ड ड्यूटी भत्ता स्वीकृत करने की मांग को लेकर राजस्थान पशु चिकित्सा सहायक संघ आंदोलन कर रहे हैं। पशु चिकित्सा कर्मियों की 11 सूत्री मांगों के लिए लगातार 28वें दिन आमरण अनशन जारी है। पूरे राजस्थान में राजस्थान सरकार के मंत्रियों से, जनप्रतिनिधियों से और विधायकों से जो है। उधर झालावाड़ में लगातार बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। आज जिले के सुनील कस्बे में सुबह घर में अकेली देखकर दाऊदी बोहरा समाज की बुजुर्ग महिला के मुंह पर टेप चिपकाकर बदमाशों ने बंधक बना लिया और सोने की चूड़ियां लूट ली और मौके से फरार हो गए। सोने की चूड़ियां लूटने के दौरान बदमाशों ने बुजुर्ग महिला के हाथ पर चाकू से वार कर उसे घायल भी कर दिया। वारदात के बाद लोगों में रोष है। वारदात की सूचना मिलते ही यूथ कांग्रेस विधानसभा प्रभारी इंदर सिंह सिसोदिया, कांग्रेस नगर अध्यक्ष रमेश पालीवाल पीड़िता के घर पहुंचे और घटना का जायजा लिया। बाद में पीड़िता के साथ सुनील पुलिस थाना पहुंचकर एफआईआर दर्ज कराई। सारा 15 दिन रात में लेट गई थी नमाज पढ़ने के लिए। तो नमाज पढ़ने गई थी, बस मैं मस्जिद में से आ रही थी मैं सुबह में। तो मैंने सोचने बोला तुम्हारे ऊपर चोरी होगी। मेरे को मालूम नहीं कि चोरी क्या होगी। तो मैंने देखा तो ऐसी हालत थी। बस क्या हुआ था चोरी में? मतलब एक बंगल गया है, एक बेंगल गया, बस एक ही ले गया अंदर। कौन आया था क्या मालूम। आज बोरा समाज का मेरे सुबह फोन आया रमेश जी पालीवाल और हम दोनों के पास कि ऐसी हमारे यहाँ गली में चोरी होगी। पहले हम आपके घर पे गए, वहाँ पूरी घटना का जायजा लिया, उसके बाद यहाँ।
और कर लेते हैं अगली खबर का। अमेज़न की साइट पर गांजा बेचने की खबरें पहले भी आई थीं, लेकिन इस बार अमेज़न में भगवान श्री राम को भी नहीं छोड़ा। अमेज़न ने राम जन्मभूमि ट्रस्ट को ही गांजे का विक्रेता बता दिया। अमेज़न पोर्टल पर कुछ महीनों पहले मध्य प्रदेश पुलिस ने गांजे की अवैध बिक्री का खुलासा किया था। गांजा तस्करों ने फर्जी नाम से कई कंपनियां बनाई थीं। इनमें एक कंपनी ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के नाम का इस्तेमाल किया। साथ ही बदमाशों ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण ट्रस्ट के अकाउंट का भी अवैध तरीके से इस्तेमाल किया। लेकिन अफसोस की बात है कि अभी तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। अखिल भारतीय व्यापार संघ ने इस पर खासी नाराजगी जताई है। व्यापार संघ के अध्यक्ष बीसी भरतिया और प्रवीण खडेलवाल का कहना है कि कई बार ध्यान दिलाने के बाद भी मध्य प्रदेश पुलिस ने इस पर सख्त एक्शन नहीं लिया है। अमेज़न के पोर्टल पर गांजा बेचने के लिए कई फेक कंपनियां बनी हुई हैं, जिनका अमेज़न ने वेरिफिकेशन भी नहीं किया। ये फर्जी कंपनियां श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के नाम से अकाउंट का इस्तेमाल कर रही हैं, जिनमें अवैध लेन देन हो रहा है। व्यापार संघ ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मामले को गंभीरता से लेने का आग्रह किया है। साथ ही बदमाशों को जल्द पकड़ने की मांग की है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।